हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता प्लस आपके बेहतर सपोर्ट से अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, आपको पता है कि कक्षा 10 की विज्ञान चल रही है। उस विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस चैप्टर के मैंने 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है और या तो फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, पहला लेक्चर हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या चीज़ है और अपवर्तन क्या चीज़ है, अपवर्तन के नियम क्या है, छोटी छोटी जो डिफिनीसन इनके लिए वो बताया। दूसरा लेक्चर हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। 2 प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तीसरे लेक्चर में मैंने आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया था। गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उससे रिलेटेड गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो छोटी छोटी डिफिनीशन है उनको बताया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लाए हैं, इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको स्किप मत करें क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ क्या लाए हैं आपके लिए। अपना टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, खींचने के नियम, ठीक है दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। पिछले लेक्चर में हम आपको 2 दर्पण पढ़ा चुके हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम कुछ बनाया है अवतल दर्पण के। अब एक एक करके ध्यान से सीखते हैं। इसके नियम कितने हैं? इसके नियम कुल मिलाकर तीन नियम हैं। प्रतिबिंब खींचने के नियम 3 नियम है अवतल दर्पण द्वारा। कौन कौन से नियम है एक एक बारीकी से देखूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है, ठीक। और ये वाली जो रेखा है, मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाली जो रेखा है वो आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। कौन सी रेखा है? ये मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये दर्पण का जो द्वारक है, अवतल दर्पण का जो मुख्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसे हम ध्रुव कहते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने मान लिया ये इसका वक्रता केंद्र है C और यहाँ इसका ये फोकस F है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब पहला नियम जो है वो क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अब वो अवतल दर्पण से परावर्तन होंगी और परावर्तन के वो किरणें कहाँ से गुजरेंगी, ये बात बताइए। तो ध्यान से सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। कहाँ से? फोकस बिंदु से। तो ये नियम, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वे फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। लिखते हैं पहला नियम। पहला क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें या किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बोलो या बाद बोलो, मुख्य फोकस बिंदु क्या है? F। फोकस बिंदु F से होकर जाती हैं,
होकर जाती है। पहला नियम तो आपका ये रहा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं। देखिए समझते हैं, ये मान लो मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब होता है कि जैसी मुख्य अक्ष है वैसे ही किरणें आ रही हैं। तो मान लो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये दर्पण का जो है परावर्तन यहाँ से होगा क्योंकि ये परावर्तक तल है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये फोकस बिंदु से होकर चली जाती हैं। तो पहला नियम यही है। पहला नियम ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, ये आपको पता है कि ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसका ये सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु P ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस बिंदु F है। कोई दिक्कत? नो। चलिए दूसरी बात करते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। कोई भी प्रकाश की किरण है, मान लो ये प्रकाश की किरण है, फोकस बिंदु से यानी कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर तो परावर्तन होगा। अब जैसे ही परावर्तन होगा ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। समझ पाए कुछ? यानी कि इसकी क्या मतलब है इसका? फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बात समझ में आई? एक बार और सुन लीजिए कि कोई भी किरण है जो फोकस बिंदु से आ रही है और वो अवतल दर्पण से उसमें क्या हो रहा है, परावर्तन होने के बाद वो किरण क्या होती है कि जैसे ही मुख्य अक्ष है वैसी हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आई? तो मैंने ये फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से अवतल दर्पण से परावर्तन होएगा और परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? लिखते हैं नियम, मेरे साथ लिखते चलिए कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से परावर्तन होएगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दो नियम आपके समझ में आए, मैंने लिख भी दिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तीसरा नियम इसका लास्ट नियम क्या है? ये वही बात है कि आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका जो P है, यहाँ पर वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस बिंदु F है। अब क्या करेंगे हम? अब जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही है। और ध्यान रखना जो भी किरण वक्रता केंद्र से आती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आई, यानी कि वक्रता केंद्र से आ रही है, वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। समझ में रहे? देखिए समझते हैं। मान लो ये कोई किरण आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अवतल दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, इसमें अपरावर्तन होगा। ये किरण आ तो ऐसी रही थी, जैसे इससे टकराई ये एकदम उल्टी हो गई, वापस हो गई जिस माध्यम से आई थी, वक्रता केंद्र से आ रही थी उसी से वापस हो गई। तो बात समझ में आई है? क्या कहा कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, जो भी किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो वो वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है, ऐसे कह सकते हो। लिखते हैं तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र सी से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। बात समझ में आई? वक्रता केंद्र से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, जिससे आ रही है वो से ही वापस हो जाएगी। इधर से आ रही थी, यहाँ से परावर्तन हुआ, ऐसे ही लौट गई। तो ये 3 नियम आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के जो 3 नियम है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने का जो नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। अवतल दर्पण के जो 3 नियम थे मैंने आपको बता दिए। अब उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब खींचने के नियम है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। इसके अंदर की साइड कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है, आपको पता है। ठीक है, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये इसका रहा मुख्य अक्ष। यहाँ पर मान लो बिंदु F फोकस बिंदु है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये फोकस बिंदु से आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन मिलती नहीं है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। लिखेंगे, पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। पहला समझिए। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, ये मैंने बनाया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका F फोकस, ये C वक्रता केंद्र। ठीक है, अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? अब प्रकाश की किरण आ रही है फोकस बिंदु से। तो प्रकाश की किरण ये आ रही है फोकस बिंदु से। फोकस बिंदु से परावर्तन, फोकस बिंदु की जो प्रकाश फोकस बिंदु से
तो प्रकाश की किरण अब आ रही है फोकस बिंदु से, ये लो, ये किरण आ रही है। अब उत्तल दर्पण से ये परावर्तन के पश्चात ये क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या है कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, लिखते हैं फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, होकर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम और लास्ट, तीसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर बना लेते हैं। तीसरा नियम ये है कि सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण, अंदर कर देंगे पॉलिश। ठीक है, ये रहा आपका मुख्य अक्ष रेखा, ये आपका फोकस है, फिर सी केंद्र है। ठीक, अब क्या होएगा, अब जो प्रकाश की किरण है वो आएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। और जो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण है, आपको पता है कि वो उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, वो अपने मार्ग में लौट जाती है, तो उसको बनाने की ज़रूरत है नहीं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने किरण परावर्तन उत्तल दर्पण से, लिखो यहाँ पर, उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात अपने मार्ग वापस लौट जाती है, अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। समझ में आया? वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या होता है कि वो अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये नियम थे, 3 उत्तल दर्पण के नियम, 3 अवतल दर्पण के। इनको कॉपी में अच्छे से लिख लें और डायग्राम के साथ पढ़ें। ठीक है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।